अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ खौफ और इबरत के समंदर में गौता ज़न खुद गर्जी का लिबादा उड़े खूनी कहानी अजब इंतकाम। वो पीछे देखे बिना मुसलसल भाग रहा था। उसकी टांगें शल हो रही थी, लेकिन फिर भी ज़िंदा रहने की खातिर वो भाग रहा था। उसे अच्छी तरह से मालूम था अगर वो रुक गया तो मौत इस पे हावी हो जाएगी। वो बिजली की तेज़ी से दौड़ रहा था। गुप अंधेरा होने के बावजूद इसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। यूँ लग रहा था जैसे 14 तपक इसकी आंखों में देखने की जिसारत रखने लगी थीं, या शायद फिर सब कुछ इसलिए था कि इसे ज़िंदा रहना था। वो जानता था अगर वो एक पल के लिए भी रुक गया तो दोबारा वो दौड़ नहीं पाएगा। वो ना चाहते हुए भी अपनी तमाम तर हिम्मत लगा के दौड़ रहा था। इसके पीछे मुसलसल कहके लगाने की बुलंद बाला बाज़गश गूंज रही थी। यूं लग रहा था जैसे एक साथ कई लोग इसके पीछे लगे हुए हों। मंजिल करीब थी। कुछ ही फासले पे इसे मेन रोड दिखाई दे रहा था, जिस पे खासी तादाद में ट्रैफिक आ जा रही थी। वो किसी तरह इस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहता था। ऐन इसी वक्त जब वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर कदम निकालने ही वाला था, एक देव कामत दरख्त की बुलंद व बाला शाख झूलती हुई नीचे आई और इसे मजबूती से जकड़ती हुई फिजा में मोहलिक हो गई। ये सब कुछ इतनी सरास से हुआ कि इसे समझने की फुर्सत भी ना मिली थी कि कब्रिस्तान की सुकूत ज़दा फिजा में खुशी और फतह के कहकहे बुलंद होने लगे। यूं लग रहा था जैसे शहर खामोशा के बासी इसकी बेचारगी और बेबसी पे कहके लगा रहे हों। मुसलसल दौड़ते रहने की वजह से इसकी सांस धुकनी की तरह चल रही थी। इसने हालात को समझने के लिए फुल वक्त अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी कैफियत पे काबू पाने की नामुमकिन सी कोशिश करने लगा। तभी इस दरख्त की शाख ने उसे उछाल के दूसरी दरख्त की तरफ फेंका और दूसरे दरख्त की शाख ने फिलफूर पकड़ लिया और फिर यह सिलसिला सराज से चल पड़ा। एक दरख्त की शाख से दूसरी तरफ इसे उछाल रही थी। फुटबॉल की मानिंद दरख्त इससे खेल रहे थे और वो मुसलसल चीखों पुकार कर रहा था। इतनी देर दौड़ने की वजह से वो बमुश्किल अपनी मंजिल के करीब पहुंचा था, लेकिन दरख्तों ने उसे उछालते उछालते वापस पहुंचा दिया था। तभी आखिरी दरख्त की शाख ने इसे झुक के नीचे ज़मीन पे छोड़ दिया। वो ही जगह थी जहां उसने भागना शुरू किया था। थोड़ी देर तक वो आंखें बंद किए पड़ा रहा और फिर जब इसने धीरे धीरे आंखें खोली तो अगला मंजर देख के इसके पैरों तले से ज़मीन सरक गई। नवंबर पहले की निस्बत ठंडा साबित हुआ था। दिसंबर के आखिरी दिनों में कमरों में घुसना पड़ गया था और फिर नवंबर ने तो सोने पे सुहागा कर दिया था। नवंबर के अवाइल दिनों में ही मूसलाधार बारिशें हो गई थी। बारिशों की वजह से ठंड काफ़ी पड़ गई थी। कमरों में घुसने के साथ साथ लोगों को हीटर ऑन करने पड़ रहे थे। जिसके यहाँ हीटर की सहूलत नहीं थी, वो कमरों में आग जला के गुजारा करते थे। आज नवंबर की 13 तारीख थी। सुबह से काफ़ी ठंड पड़ रही थी। अमीर घरों में इन गिनत पकवान पक रहे थे, जबकि गरीब लोग दुआ गोते के मौसम करवट बदले और वो काम के सिलसिले में घरों से बाहर निकले। लेकिन मौसम इतना ठंडा हो चुका था कि कपकपी से पसलियां टूटने का खदशा होने लगा था। दिन तो दरकिनार, जब शाम के साए अपने पर फैलाने लगे तो मौसम में ठंडक मज़ीद बढ़ने लगी थी। नवाब सोहराब खान अपनी हवेली में अंगीठी के सामने बैठे किसी गहरी सोच में मुब्तला थे। जब उनकी अहलिया ने आन कर उनके कंधे पे हाथ रखा तो उन्होंने चौंक कर अपनी अहलिया की तरफ देखा। क्या बात है जी? अहलिया ने पूछा। आज आपने पूरा दिन अंगीठी के सामने बैठ के बिता दिया है। सुबह से मैं देख रही हूँ आप काफ़ी मुस्तरिब दिखाई दे रहे हैं। बच्चे भी पूछ रहे थे कि अब्बू आज इतने उदास क्यों हैं। नवाब सोहराब खान ने अपनी बीवी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आए गोये हाय आबदार उनकी अहलिया से पिना ना रह सके। आप रो रहे हैं?
क्या तुम्हें मालूम है आज क्या तारीख है? नवाब सोहराब खान ने सवालिया निगाहों से अहलिया को देखते हुए कहा। 13 नवंबर, अहलिया ने मुख्तसर जवाब दिया। आज हमारी बेटी को हमसे जुदा हुए 1 साल बीत गया है। नवाब सोहराब खान गोया हुए। आप इसे लेकर इतना क्यों परेशान हैं? अहलिया ने इनकी ढाढ़स बंधाने के लिए कहा, ये जानते हुए भी कि वह आपकी इज्जत पे मिट्टी उछालकर अपने किसी आशिना के साथ 9-2-11 हो गई है और आज तक इसने पलट के नहीं देखा। अहलिया की बात में दम ज़रूर था, मगर हकीकत ये थी कि आज बेटी का सुनकर इसका दिल भी किरची किरची हो गया था। इसे वो वक्त याद आ गया जब इसकी जवान बेटी की मैयत उनके घर पहुंची थी। मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी बच्ची ने ऐसी कोई हरकत की होगी। ज़रूर इसके साथ कोई मसला पेश आया होगा। नवाब सोहराब खान ने पूछा, आप क्यों ऐसी बातें सोचते हैं? हकीकत से इनकार तो नहीं किया जा सकता। अहलिया ने जवाब दिया, यह हकीकत नहीं है। नवाब सोहराब खान ने पुरयकीन अंदाज में कहा। वो बहुत ज़िद्दी थी। उनकी अहलिया ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, किसी की बात मानना इसे गवारा कहाँ था। सबकी नाक में इसने दम कर रखा था। वो रातों रात मशहूर होने के सपने देखा करती थी, लेकिन खुली आँखों से देखे सपने इतनी जल्दी पूरे कहाँ होते हैं। मैं इसे बहुत समझाती थी कि सब कुछ फजूल काम है, लेकिन मजाल है इसके कानों पे जूं तक रींग जाए। थोड़ी देर पास खड़े रह के वो बिलाखिर उनकी अहलिया बड़े बड़े डंग भरती उनके कमरे से बाहर निकल गईं। मेरी प्यारी बेटी, आज भी मेरा दिल इस बात को मानने से इनकारी है। मैं जानता हूँ ज़रूर कुछ और बात होगी। यकीनन मुझसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन मैं हकीकत को कैसे समझ और जान सकूँगा? नवाब सोहराब खान ने अपने जज्बात पे काबू पाते हुए फ्रेम हुई तस्वीर को जो सामने दीवार पे लगी थी देखते हुए कहा, तुम एक अदीब थी। ज़िद नाम की तो कोई चीज़ भी तुम्हारे अंदर ना थी। तुम बहुत ही हौसले और हिम्मत वाली लड़की थी। अपने गम व गुस्से को अल्फाजों का जामा पहना के अपने दिल की भड़ास निकाल लेती थी। मैं कैसे मान लूँ कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? मैं तुम्हारी कमी को हमेशा बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ। आज तुम्हें मुझसे बिछड़े पूरा 1 साल बरस चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। ना जाने कैसे लोग अपने हाथों से अपनों को दफनाने के बाद भूल जाते हैं। नवाब सोहराब खान तस्वीर को तकते हुए बोले जा रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब सा मंजर देखा। जैसे देखते ही उनकी ज़बान जैसे फ़क होके रह गई। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। ये सब कुछ तुम कैसे लिख लेती हो? सवाल किया गया। जवाबन सीरत ने फीकी मुस्कुराहट के साथ अपने कज़न जब्बार को देखा। पता नहीं कैसे इसने जवाब दिया। ये कैसा जवाब है? जब्बार ने बुरा मनाते हुए कहा। यही जवाब है, ढिठाई से बताया गया। लगता है तुम्हें हर सवाल करना अच्छा नहीं लगता। जब्बार ने इसके चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए पूछा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सीरत ने जवाब दिया। इस वक्त वो जब्बार के साथ इसकी गाड़ी में बैठी जूस पी रही थी। रोड के साथ ही उन्होंने गाड़ी को खड़ा करके सामने दुकान से 2 जूस लिए थे। ये काम हर कोई नहीं कर सकता। जब्बार बोला, कलम की स्याही कागज़ पर फैलाना सबको आता है, लेकिन कलम के आंसुओं को हकीकी जामा पहनाना सबके बस का रोग नहीं होता। सीरत ने जब्बार की तरफ खोई खोई निगाहों से देखते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, कलम के आंसू। यार तुम अदीब हजरात भी क्या अजीब होते हो। ना जाने इतने अल्फाज कहाँ से हासिल कर लेते हो। जब्बार कहका मार के हंसते हुए बोला, हालात से मसरतें। सीरत ने जवाब दिया। तो जब्बार ने गौर से सीरत को देखा तो इसकी आंखों में से बहुत से सवाल तैरते हुए दिखाई दिए। क्या तुम इस वाक़ये को फरामोश नहीं कर सकती? जब्बार ने पूछा। वो सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, सीरत बोली, वो मेरी अच्छी दोस्त भी थी। मेरी माँ मुझे हमेशा दोस्तों की तरह नासा अंदाज में समझाया करती थी। यही वजह थी कि मैं उनसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करती थी। पापा भी मुझसे काफ़ी फ्रैंक थे, लेकिन वो मामा की तरह नहीं थे। जब्बार, मेरी माँ मुझे बहुत याद आती है। दिल करता है मैं उनके पास चली जाऊँ। बात मुकम्मल करने तक सीरत की आंखें झलक पड़ीं। जब्बार को शर्मिंदगी हुई कि इसे सीरत को कुरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी।
तुम यकीन नहीं करोगे, मेरी मामा मेरे साथ ऐसी घूमती थी कि लोग उन्हें हकीकत में मेरी फ्रेंड समझते थे। लेकिन इस मनहूस घर में कदम रखने के साथ ही हमारी खुशियाँ यक के बाद दीगरे घर के आंगन से रुखसत होती गई। मुझे इसकी शक्ल से भी नफ़रत है। ये मेरी मामा की कातिल है। मेरे पापा को इस चुड़ैल ने अपने इशारों पे नचाना शुरू कर दिया है। पापा मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो इसकी बातों को बहुत अहमियत देते हैं। जब्बार, वो सिर्फ हमारी जायदाद की भूखी है। वो मुझे और पापा को मार देगी, सीरत रोते हुए से बता रही थी। जब्बार ने सीरत को सीने से लगा लिया। वो सब कुछ जानते हुए भी लाचार था। वो क्या कर सकता था? सीरत के घर के मामलात में बोलने का इसका कोई हक भी तो नहीं बनता था। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जब्बार ने इसकी ढाढ़स बंधाते हुए कहा। वो तुम्हें भी मार डालेगी, सीरत पहम रोते हुए बोली। कूल डाउन बेबी प्लीज़, जब्बार ने से खुद से चिपकाते हुए कहा। लेकिन इसने अंदर का गुबार कैसे धुल सकता है? जब्बार के सीने से लगकर कितनी ही देर तक वो धुआंधार रोती रही और जब्बार इसे मुसलसल हौसला देता रहा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आपकी दुआओं की तलबगार।